हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने किया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में और उसके जो प्रैक्टिकल मतलब निकलते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। गैलीलियो का भी देखा था, अरस्तु का भी देखा था। जो भी लॉज हैं, जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो हम लोगों ने कल या यूँ कह लें पिछले क्लास में देखा था। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे मोमेंटम के बारे में। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की बात होगी, फिर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में, फिर बात होगी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे इम्पल्स के बारे में। ये 4 टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बने रहें, देखते रहें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। देखो, मोमेंटम के 2 मायने होते हैं, एक होता है एंगुलर और एक होता है लीनियर। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? लीनियर मोमेंटम। अगर मेरे मुंह से खाली मोमेंटम निकले तो आप समझ लेना कि सर लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है? तो ये डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने स्पीड नहीं बोला है, वेलोसिटी बोला है। और p को क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम मैथमेटिकली जाएं तो ये हो जाएगा m इंटू v। अगर ये वेक्टर लगा दे तो वेक्टर। देखा जाए तो p कब चेंज करेगा? p चेंजेस कब? जब मास और वेलोसिटी, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जब क्या चेंज करेगा? मास चेंजेस। और कब चेंज करेगा? जब वेलोसिटी चेंज करेगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, मास चेंज होता है रॉकेट प्रोपल्शन में। कहाँ पर? रॉकेट प्रोपल्शन। तो ये हमको पढ़ना है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये हमको पढ़ना है जब वेलोसिटी चेंज करे तब। तो यहाँ पर हमने देखा कि मोमेंटम चेंज करता है मास और वेलोसिटी दोनों पे। अच्छा, और क्या हो सकता है? तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और क्या हो सकता है? एसआई यूनिट इसका क्या होगा? एसआई यूनिट बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला पी का हो जाएगा, केजी के लिए m लिखते हैं, मीटर के लिए l और s के लिए r। स्क्वायर कहाँ से हो गया? -1 होगा। केजी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड ही तो होता है। तो ये हमारा आ गया मोमेंटम के बारे में बातें। अब मोमेंटम जो होता है इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमारा सेकेंड लॉ है वो सेकेंड लॉ हमारा इसी से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की बात कर ली जाए। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम is directly proportional to applied force and acting along, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, acting along क्लियर है? ओके, acting along the direction of change in momentum। ठीक है, डेफिनेशन ये कहता है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। यानी किसी बॉडी में अगर चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, इसका मतलब है कि उस बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स लगाया गया है। और वो फोर्स किधर लग रहा है? तो वो उधर लग रहा है जिधर मोमेंटम चेंज कर रहा है। ठीक है, ये सब बातें थी। अच्छा, इसको मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P वेक्टर अपॉन डेल्टा T वेक्टर। ये आ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा K डेल्टा P वेक्टर अपॉन डेल्टा T। ओके, अब यहाँ पर K क्या है? एक कांस्टेंट है। ओके, इसको हम फॉर सिंप्लिसिटी क्या ले लेंगे? फॉर
हम लिख देंगे k इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया f वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, ये आ गया। अब इसको हमको देखना है, तो लेट कर लेते हैं। लेट कोई बॉडी है ऐसे, इसका मास m है और इसके पास इनिशियल रफ्तार u है जो आगे की तरफ जा रही है। आफ्टर डेल्टा t टाइम, डेल्टा t टाइम बाद हालात क्या है, बॉडी वही है मास, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, v हो गई है। तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए इनिशियल मोमेंटम बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे शुरू का मास कितना था m, मास चेंज नहीं किया, वेलोसिटी जो है वो लिख दिया। फाइनल कितना बताओगे? तो फाइनल अब बताओगे m v वेक्टर। अच्छा सर, चेंज क्या निकालोगे? तो चेंज हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, क्योंकि चेंज क्या बोला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, अब यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा एम वी वेक्टर माइनस एम यू वेक्टर। डेल्टा p की वैल्यू क्या आ गई देखो बरखुरदार, बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया। इसको लिख सकते हैं क्या, चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं m डेल्टा v वेक्टर। अब अगर हम रेट की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो यहाँ कितना होगा m डेल्टा v। कितने लोग इसको -1 समझ लेते हैं यार? -1 मत समझना, मेरा एरो है ये मेरा एरो है, इसको -1 मत समझ लेना। ये कितना हो जाएगा m, तो m डेल्टा v बाई डेल्टा t। डेल्टा v बाई डेल्टा t को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अरे सर ये तो एक्सेलरेशन है, ये आ गया। ओके, अब ये m में है। ओके जी, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि फोर्स जो है वो कैसा है, F इज इक्वल टू इतना। तो अगर हम इसको लिखने जाएं तो स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा m a वेक्टर। ये हमारा आ गया सेकेंड लॉ। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इनको मैं समझाऊंगा, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओकेज, आई होप यू हैव डन, आपने नोट कर लिया है। तो आइए इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझा जाए कि रियल लाइफ में ये क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो बातें हैं बातों का क्या। सबसे पहले देखिए, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि F नेट उस पर क्या है, 0 है। ये तो बात समझ में आती है सर, ये फर्स्ट लॉ में आपने समझा दिया था। ओके, अब यहाँ पे जो हमने सीखा F नेट इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा है, अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा है तो वो बॉडी क्या चाहेगी, मान लेते हैं इधर F फोर्स लगा है तो इधर ही एक्सेलरेशन होगा। और वो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा? तो हम लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई m कर देंगे तो a आ जाएगा। अब कमाल की चीज़ देखो, ये तो एक फोर्स था, अगर ऐसे ही और फोर्सेज आ जाएं, मान लेते हैं m, इधर हो गया F1, इधर हो गया F2। ओके, बॉडी किधर जा रही है, a। तो देखेंगे एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, तो जिधर की तरफ एक्सेलरेशन की तरफ जो फोर्स होगा उसको लीड करा देते हैं, उसके अपोजिट वाला उसको रोकना चाहेगा। कौन चलेगा? m चलेगा। कितने से चलेगा? a एक्सेलरेशन चलेगा। समझना, F1 ने खींचा, F2 ने रोका, कौन चला? m चला। कितने से चला? a से चला। ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ से अगर हमको a निकालना है तो हम लिखेंगे F1 माइनस F2 अपॉन m, ये निकल आएगा। इसी को हम आसान भाषा में लिखते हैं F नेट अपॉन m, ये भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग आगे यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। कैसे? अगर हम F नेट लिखते हैं तो F नेट में तीनों फोर्सेज आते हैं, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन। तो x वाला क्या होगा? ये होगा m a x, यानी x में फोर्स लगा तो x में एक्सेलरेशन भी आएगा। अच्छा सर, और x में चेंज इन मोमेंटम भी होगा। वेरी गुड, यहाँ हो जाएगा a y इज इक्वल टू डेल्टा p y अपॉन डेल्टा t, है कि नहीं? यहाँ कितना हो जाएगा, f z इज इक्वल टू a z इज इक्वल टू डेल्टा p z अपॉन डेल्टा t। ये कुछ चीज़ें हैं। अब इन पे क्वेश्चंस पूछता है खूब धुआंधार, ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन लेंगे हम, लेकिन पहले आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए, तब हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक, मैं आता हूँ, तब तक आप इनको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए, मुझे लगा आपने पॉज करके नोट कर लिया है।
तो अब हम आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। तो इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आइए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है थर्ड लॉ। ओके, क्वेश्चन कैसे आता है इस पे? तो सबसे साधारण क्वेश्चन जो आएगा, लल्लू लाल वाला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 5 kg का बॉडी, 20 न्यूटन का फोर्स, बोल रहा है एक्सेलरेशन बताओ कितना, ए इज इक्वल टू कितना। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस अगर लगाएं तो कहेंगे जिधर 20 न्यूटन लगाए उधर ही एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन इधर दिखा दिए, ए की वैल्यू निकालेंगे एफ नेट अपॉन एम, एफ कितना 20 न्यूटन बाई 5, बोले तो 5 के 20, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा सर, मान लेते हैं कि ये कैसे लगा हुआ है, बॉडी अपने पास कितना है, तो बॉडी अपने पास है 5 kg का, फोर्स फिर से लगा 20 न्यूटन का, कितने का 20 न्यूटन का, और कह रहा है u इज इक्वल टू, पहले कितने से चल रही थी, ये चल रही थी कितने से, u इसका क्या था 0 था, कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, पहले क्या बोला एक्सेलरेशन बोला, दूसरा बोला चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2, यानी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में कितना मोमेंटम होगा। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना चाहिए, एक्सेलरेशन निकालना चाहिए। एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, टाइम पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर लेंगे, मुद्दा बन जाएगा, है कि नहीं। तो पहले a निकालते हैं, a इज इक्वल टू क्या होगा 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला तो क्वेश्चन हो गया भाई। दूसरा कह रहा है तो हमको क्या करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू कितना है 0, अगर कुछ दिया रहता तो यहाँ रख देते, ठीक। अच्छा सर, a की वैल्यू 4, टाइम की वैल्यू 2, कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनिशियल इतना है तो चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m और यहाँ हो जाएगा डेल्टा v, तो यहाँ पर m की वैल्यू 5, v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो फाइनल कितना है बच्चा 5, फाइनल लिखो, फाइनल कितना है 8 है, इनिशियल 0 है, 8 5 40 kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ गया लीनियर मोमेंटम। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, हाँ आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड लॉ के बारे में, तो आइए थर्ड लॉ के बारे में हम आपको समझा देते हैं। ओके, चलिए आप इनको नोट भी करते रहें, मीनवाइल हम कुछ आपको बताते भी रहते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके चलो, ज़्यादा ही जलेबी बन गई इधर तो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा सर, यानी कि अगर ये दो मासेस एक दूसरे से टच कर रहे हैं, ये A है ये B है, तो B वाला इसको इधर धक्का मार रहा होगा, A वाला इसको इधर मार रहा होगा, तो इसको बोलेंगे ऑन A ड्यू टू B, इसको बोलेंगे ऑन B ड्यू टू A। तो इसको लिखा जाएगा, अगर इसको पॉजिटिव लिखें FBA को, तो ये लिखा जाएगा माइनस का FAB। ये क्या है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और ये क्या है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्शन है, लोगों को लगता है कि पहले एक्शन हुआ होगा और तब रिएक्शन हुआ होगा, जो कि एकदम मिसकॉन्सेप्शन है। ये सारे फोर्स जो, ये दोनों फोर्स जो लग रहे हैं, ये एट इंस्टेंट पे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि B आया होगा धीरे धीरे कह रहा होगा अच्छा मैं B हूँ, मैं तुमसे थोड़ा भिड़ लूँ, तुम पे थोड़ा एक्शन लगा दूँ, तो A ने कहा होगा हाँ ठीक है लगा दो एक्शन, और तब A पर एक्शन लगा होगा, तब B ने कहा, तब फिर A ने कहा कि B देखो तुमने एक्शन लगाया है, अब मैं तुम पर रिएक्शन लगा रहा हूँ। इतना टाइम नहीं लगता है, B और A के बीच में एट उसी इंस्टेंट पे दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम आगे बढ़ेंगे और इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। आई थिंक आपने नोट कर लिया है। तो अब बात करेंगे हम लोग इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स का क्या मुद्दा है कि नहीं, चलिए देखते हैं, समझते हैं, सीखेंगे अच्छे से क्या होता है नहीं होता है। तो बारी आती है इम्पल्स की। यहाँ पर भी इम्पल्स दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चा? दो टाइप का। अगर मैं इम्पल्स बोल रहा हूँ तो आप क्या समझेंगे
कि मास्टर जी लीनियर इम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लीनियर इम्पल्स के बारे में। लीनियर इम्पल्स के बारे में कहा जाता है कि व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्टिंग इन very small interval of time and produces a finite change in linear momentum, then it is called impulsive force. अब देखो, इम्पल्सिव फोर्स को ना जनरली देखा गया है दूसरे कैटेगरी ऑफ फोर्स में रखते हैं, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इसको नॉर्मल फोर्स की तरह न्यूटन ने ट्रीट किया है, और उसने कहा है कि तब तक नॉर्मल ट्रीटमेंट मिलेगा इसको जब तक फोर्स बहुत लार्ज हो और बहुत कम टाइम के लिए लगा हो। समझ में आ रही बात? अब अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई एक वेक्टर होता है, ये होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। इसी को अगर देखा जाए तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम। इसी को अगर देखा जाए इंटीग्रेशन के फॉर्म में तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी। ये इंटीग्रेशन अपने आप में क्या बता रहा है? ये कह रहा है देखो बच्चा, अगर तुमको ज़िंदगी में टाइम और फोर्स का ग्राफ मिल जाए तो उस ग्राफ के एरिया से तुमको क्या मिलेगा? तो उस ग्राफ के एरिया से हमको चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स मिलेगा। समझ में आई बात? अच्छा, ये अपने आप में फिर कह रहा है अगर तुमको आने वाले टाइम में फोर्स टाइम का फंक्शन दे दे तो तुम अगर मोमेंटम निकालना चाहो, ये आई निकालना चाहो या चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहो तो तुम मुझे इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक? टी इनिशियल से टी फाइनल तक। ओके, इन पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे पर अगले क्लास में लेंगे। अभी हम आपको ये फटाफट समझा देते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो ये इम्पल्स की बात है। इम्पल्स होता क्या है? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होता है? वेक्टर होता है। और क्या होता है? इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। अरे सर, चेंज इन मोमेंटम है तो मोमेंटम की यूनिट के बराबर ही होगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होगा। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो भी चीज़ें हैं। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलता है? ये बात काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि खाली पढ़ाया जा रहे धक्का-धक, कुछ समझा नहीं रहे। एप्लीकेशन इसका मिलता है इम्पल्सिव फोर्स का। मान लो उधर से आया शोएब अख्तर, बाएं हाथ का नहीं सर, दाएं हाथ का। शोएब अख्तर आया बॉल पे टिचक, और सचिन ने क्या किया? बस थोड़ा सा कट लगा दिया, तो वो बहुत तेज़ी से बॉल आ रही होती है और उसके पास वेलोसिटी है, मास है कि नहीं? तो काफ़ी तेज़ी से आ रही होती है और सचिन ने बस थोड़ी देर के लिए बैट लगाया, ऊपर कट, और गया 6 रन, है कि नहीं? तो बहुत कम टाइम में जो फोर्स लगा है ना, इसकी वजह से जो क्रिएट हुआ है उसी को बोला जाता है इम्पल्स बोला जाता है। समझ में आई बात? तो नोट करिए फटाफट, तब हम आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखा मोमेंटम क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, मेरे मुंह से थर्मोडायनेमिक्स आ रहा था, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा, उस पर कुछ क्वेश्चंस देखे छोटे छोटे आसान वाले। फिर हम लोगों ने देखा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देन आफ्टर हमने देखा इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इन पे क्वेश्चंस लेंगे मोमेंटम पर और इम्पल्स पर। ठीक है, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आती है तो फिर आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।